नमस्कार साथियों। साथियों, आज मॉक टेस्ट नंबर है 20 जो दोस्तों यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इसमें हम आपको 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सुल्तानपुर बहराइच रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी है बघेली, ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी है अवधी। तो दोस्तों ये क्षेत्र अवधी के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? अवधी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये अवधी के अंदर अंतर्गत आते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वर के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन नंबर बी है काशी नगरी प्रचारणी सभा ने, ऑप्शन नंबर सी है सावरकर बंधुओं ने, ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास ने दिया था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। या किस प्रकार की ध्वनि है। दोस्तों या किस प्रकार की ध्वनि है। दोस्तों या किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन ए है तालब, ऑप्शन बी है कंठ, ऑप्शन सी है दंतोष्ट, ऑप्शन डी है अकंठोष्ट कंठ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तालब। ये हमारी तालब की ध्वनि है। इसमें चा छा जा झा या सा और या की ध्वनियां आती हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्न भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है लिपि, ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी है व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी है स्वर। तो दोस्तों इन्हें हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें लिपि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों प्रतिनिधि, प्रतिनिधि तो यहाँ प्रति उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा और निधि मूल शब्द हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6। सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है तेला, ऑप्शन नंबर बी है एला, ऑप्शन नंबर सी है एला, ऑप्शन नंबर डी है इला। तो यहाँ दोस्तों सौतेला में एला प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एला प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, आम, बुढ़ापा। यहाँ दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर देखें तो यहाँ आम एक जातिवाचक संज्ञा है, एक जातिवाचक संज्ञा, तो ये गलत हो गया। रामचरित मानस तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी में तीनों व्यक्तिवाचक है, इनके जैसा कोई और नहीं है। एक ममता, वकील ये जातिवाचक है, पुस्तक ये भी जातिवाचक है, कृष्ण जातिवाचक, कामायनी मिठास, मिठास भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8। वह मुझसे अलग रहता है, यहाँ कौन सा कारक है। दोस्तों वह मुझसे अलग रहता है, दोस्तों अलग होने का भाव कहाँ होता है? अपादान में होता है। कहाँ अपादान है? कथन है कर्मों पर से संप्रदान के लिए अपादान से अलग के द्वारा अपादान। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा। दोस्तों तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा तपस्वी, तपस्या, तपस्विनी या तपस्वी। तो यहाँ तपस्वी का स्त्रीलिंग हो जाएगा तपस्विनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तपस्विनी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। निश्चय वाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होता है। बहुवचन परसर्ग सहित रूप होता है। दोस्तों आगे बात करेंगे कि इनमें से जो दोस्तों निश्चय निश्चित है। अब निश्चित किसमें है? जिसने निश्चित नहीं है, जिसने निश्चित नहीं है, किसने निश्चित नहीं है, लेकिन इन्होंने, ये निश्चित उपसर्ग है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है कि काफी में कौन सा विशेषण है। काफी में कौन सा विशेषण है। दोस्तों काफी यहाँ पता नहीं चल रहा है कि कितना है, तो अनिश्चित तो होगा ही होगा, तो वो निश्चित वाले दोनों में काट देते हैं क्योंकि अनिश्चित तो है ही, अब दोनों में दिया गया। अब क्या काफी में कोई संख्या है? नहीं है, तो अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। अगली बात क्वेश्चन नंबर 12। अरुण इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है में कौन सी क्रिया है। दोस्तों मैंने बताया था जब सकर्मक आरोप मिलना है और सकर्मक में आपको क्या से आंसर मिलेगा, अकर्मक में क्या से आंसर नहीं मिलेगा। अरुण इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। अरुण इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। अरुण अरुण क्या पढ़ रहा है? अरुण कुछ नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ अरुण क्या पढ़ रहा है? अरुण किताब पढ़ रहा है। कहाँ? पुस्तकालय में। तो यहाँ सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पढ़ रहा है और हमारा जो होता है पढ़ना, ये सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ ऑप्शन नंबर
वी सही हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13, जिस क्रिया क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जहां कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है वहां वहां पे कर्मवाच्य होता है। क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, रमेश आया है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध कर रही है? रमेश आया है दोस्तों, आया है, आया, रमेश आया, आया, आया है, आया। तो यहाँ अपूर्ण अपूर्ण वर्तमान नहीं है या सामान्य वर्तमान नहीं है, अब सामान्य भविष्य नहीं है, तो सामान्य भूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15, मिठाई धड़ाधड़ बिक रही है में धड़ाधड़ में कौन सा रूप है? दोस्तों इसमें कौन सा रूप है? अब देखो दोस्तों, धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्या कर रहा है? देखो इसमें दोस्तों बात करेंगे, इसमें इसमें विशेष क्या हो गया है? मिठाइयां, जबकि बिक रही है ये हो गया विशेषण, ठीक है। और यहाँ है आ रहा है धड़ाधड़, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, बादल बादल घेर आई और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि वाक्य है। बादल घेर आई और बारिश होने लगी। अब देखो तो मैंने बताया था और या ये सब मिलते हैं तो वहां संयुक्त वाक्य होता है। क्या होता है? संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। आगे बात क्वेश्चन नंबर 17, ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठीक ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है, एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए है आकाश, ऑप्शन नंबर बी है आकाश व्रत, ऑप्शन नंबर सी है आकाश कुसुम, ऑप्शन नंबर डी है आकाश सजल। तो यहाँ आकाश व्रत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आकाश व्रत हो जाएगी। आगे बात करेंगे बात का धनी होना, मुहावरे का अर्थ है बात का धनी होना मतलब बातें का पक्का होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बातें का पक्का होना। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, क्वेश्चन नंबर 19 का आते हैं, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? ओस चाटे प्यास नहीं ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। बिल्कुल सही है। अगर आते हैं, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा एक आपत्ति एक आपत्ति के बाद दूसरी आपत्ति में पड़ना, ये भी सही है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर सी है कि घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत भी बनी रहे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे कि काठ की हंडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हंडी। तो यहाँ दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये गलत है और इसका आंसर यही सही हो क्योंकि उसने गलत पूछा था, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि इसका अर्थ होता है काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका मतलब होता है कि धोखा और धोखा एक बार ही काम आता है, बार बार नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, मृदवाणी किस समाज का उदाहरण है? मृदवाणी किस समाज का उदाहरण है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है बहुब्री, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारा, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद, ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्मधारा समास। आगे बात करें दोस्तों, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है एकता, उपरोक्त, उद्घोष या टिप्पणी या टिप्पणी। तो 21 यहाँ ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। 21 का उपरोक्त सही नहीं है क्योंकि उपरोक्त दोस्तों ये इसका मतलब उपरयुक्त होता है। कितना क्या होता है? उपरयुक्त होता है, उपरयुक्त होता है, उपरयुक्त होता है, उपरयुक्त होता है, ये उपरयुक्त होता है ना कि उपरोक्त होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए, सही वाक्य का चयन कीजिए। तुम इसके दाम देते जाओ, सही वाक्य का चयन करना है। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। ऑप्शन नंबर 22 का सही हो जाएगा, तुम इसके दाम देते जाओ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की, वादी का विलोम होता है, वादी का विलोम होता है प्रतिवादी। क्या होता है? प्रतिवादी, वादी और प्रतिवादी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो दोस्तों, कनक इसका पर्यायवाची होता है, हटक पर्यायवाची होता है, हेम पर्यायवाची होता है, लेकिन मंजीर इसका पर्यायवाची नहीं होता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? उर्वरक, खजूर,
आम या कोण। अब दोस्तों यहाँ तत्सम पूछा है, तत्सम शब्द उसने पूछा है। दोस्तों आम जो होता है ये एक हिंदी होता है। देखो दोस्तों आपको एक पहचान बता दूं कि जहां ये रा मिल जाए तो वो तत्सम होगा, ठीक है। कोण भी तत्सम होता है, लेकिन आम एक तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव शब्द है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 26। भूधर्व का संधि है। दोस्तों भूधर्व का संधि होगा भू प्लस उधर्व, भू प्लस उधर्व। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर निर्देश अनुच्छेद पढ़कर दिए गए विकल्पों के सही उत्तर चुनिए। विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में महत्व रखते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। व्यापारी के नजरिए से भी, आम जनता के दृष्टिकोण से भी विज्ञान व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार की जाती है, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसके द्वारा उपभोक्ताओं को परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है। दोस्तों इसके ऑप्शन हो जाएंगे 27 के। ऑप्शन है व्यापारी, कर्ज, वस्तु या विज्ञापन। तो दोस्तों विज्ञापन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विज्ञापन, क्या विज्ञापन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है विज्ञापन किसके लिए लाभदायक होते हैं। विज्ञापन किसके लिए लाभदायक होते हैं। विज्ञापन किसके लिए लाभदायक होते हैं। और आगे देखेंगे ऑप्शन बाजार व्यापारी, बाजार व्यापारी, उपभोक्ता, आर्थिक लाभ। दोस्तों ये व्यापारी के लिए लाभदायक होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29। आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों आज के औद्योगिक क्षेत्र में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विज्ञापनों के प्रचार के और प्रसार का महत्व बढ़ता जा रहा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। अंग्रेजी जी की किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों कितनी नाव में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और ये 1978 में दिया गया था। कब? 1978 में दिया गया था। आगे बात में क्वेश्चन नंबर 31। आंख खोलिए देखो, आंख खोलिए देखो तो ना, देखो तो ना डॉट डॉट है ना डॉट डॉट। कवि देव की इस पंक्ति में स्थानों की पूर्ति की साहिब, मुसाहिब, मदन, महीप, भगत, भगवान और घन और श्याम। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घन और श्याम। आंख खोली देखो घन, देखो तो ना घन है ना घन श्याम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। सही अर्थ वाला सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। अली, 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 यानी एक इसका अर्थ हो गया भौरा और सखी, ये सही है। अनिल, अनल, हवा, आग, ये भी सही है। जलज और जलद, जलज और जलद। यहाँ दोस्तों जलज और जलद। आगे बात करें आदि आरंभ होता है, आदि अभ्यस्त होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ जलज का तो मतलब होता है कमल, जलज का मतलब होता है कमल, लेकिन समुद्र ये गलत है, क्योंकि समुद्र इसका नहीं होता। समुद्र होता है, इसका होता है बादल। जलद का क्या होता है? बादल होता है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से आई का अनेकार्थ शब्द है। आई का अनेकार्थ शब्द है। दोस्तों आई का अनेकार्थ शब्द है पंक्ति, तोता, नाग, कान। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा नाग, क्या नाग। अगले बात क्वेश्चन नंबर 34। सतसया के दोहरे जो नाव के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, घाव करे गंभीर। इन मुद्दों में कौन सा अलंकार है। तो इनमें कौन सा अलंकार है। दोस्तों यहाँ उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार है, सॉरी उपमा अलंकार है यहाँ। आगे बात क्वेश्चन नंबर 35। असुनत ही लाखन कुटिल भई भयो, भक्ति के कौन सा रस है। भक्ति में कौन सा रस है। असुनत ही लखन कुटिल भाई भवे, भाई भवे। तो यहाँ गुस्सा आ रहा है। क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है परशुराम जी को, मतलब उनके वचन सुनने हैं, कुटिल वचन। तो यहाँ रौद्र रस है। क्या है? रौद्र रस। क्वेश्चन नंबर 36। इन भक्तियों में कौन सा छंद है। मूक हुई बाचाल, पगु चढ़े गिरिवर गहन, जस कृपाशु दयाल, द्रवाऊ सकल कमल दहन। तो यहाँ कौन सा
छंद है। तो दोस्तों यहाँ सोटा छंद है। क्या छंद है? सोटा छंद है, क्योंकि इसमें 13-11 मात्राएं हैं। 11-13 मात्राएं हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है व्यवस्थापक, प्रचारक, प्रचार महोदय, या व्यवस्थापक महोदय, या संस्थापक, या संपादक। तो यहाँ व्यवस्थापक महोदय को लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली गुप्त की गुप्तकृत नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन है साकेत, यशोधरा, नीलदेवी, या जयद्रथ वध। तो यहाँ ये तीनों तो इनकी है मैथिली शरण, कौन सी? साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध, लेकिन नीलदेवी नहीं है। नीलदेवी नहीं है। नीलदेवी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगली बात करेंगे, अब भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। पत्रिका युग्म है नवनीत, कादम्बनी, सरस्वती, माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, कविवचन सुधा, हिंदी प्रतीक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप। कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो कमलेश्वर नाथ को दोस्तों इन्हें कितने पाकिस्तान के लिए दिया गया था? कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों आगे से आपको यूपी पुलिस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।